Welcome student to our next video lecture. So in previous we have completed the almost gland which are secreting the hormones in our body. But in this topic or in this video we have discussed about the organs which work as a gland to secrete the hormones. Okay. और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में, किडनी के बारे में और हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में. अब एक्चुअली देखें तो ये तीन तो ऑर्गन है, बट ये ऑर्गन होने के बावजूद भी ग्लैंड का फंक्शन कर रहे हैं, यानी हार्मोन सिक्रेट करने का काम कर रहे हैं. तो ये पूरे ऑर्गन या हम लोग बात कर सकते हैं तो वो ऐसे वर्क नहीं करेंगे ग्लैंड, बट इस ऑर्गन का कोई पार्ट हम बोल सकते हैं, सेल्स बोल सकते हैं या फिर टिश्यू की बात कर सकते हैं. इट विल बी बिहेव या वर्क एज अ ग्लैंड. अब वर्क एज अ ग्लैंड करता है तो वो हार्मोन सिक्रेट करेगा. अब हमें इन तीनों की बात यहाँ पे क्लियर करनी है, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, तो हार्ट के बारे में. और हार्ट के बारे में जो हमें फंक्शन सीखना है वो आगे ये चैप्टर मतलब कि किडनी वाले चैप्टर में भी आ चुका है, कि जिसमें जो ऑरिकल की वॉल है उस ऑरिकल की वॉल में से एक पेप्टाइड नेचर का हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है ANF, यानी कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. ओके, ये हमें याद रखना है यहाँ पे. तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर का मेन फंक्शन क्या होता है, सो व्हेनेवर द ब्लड प्रेशर इंक्रीज इट विल बी हेल्प टू रिड्यूस इट. यानी कि ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है ना उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा यहाँ पे, हमारा ये ANF. बट ये ANF वर्क कैसे करेगा, तो समझ लेते हैं कि ANF वर्क करता है ब्लड वेसल पे, और जो ब्लड वेसल है जो कंस्ट्रिक्ट हो चुकी है उनको डायलेट करेगा, यानी कि एनलार्जमेंट करेगा. तो जैसे ही ब्लड वेसल का डायलेशन होता है तो उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा. ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी है. नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं, तो जहाँ पे हमें किडनी के बारे में डिस्कस करना है. तो अगर किडनी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे बाउमेन कैप्सूल का एक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें यहाँ से एफरंट होता है और यहाँ बाहर निकलते डक्ट जिसको हम लोग एफरंट बोलते हैं, और यहाँ पे टफ कैपिलरी होता है. तो यहाँ पे DCD पास होता है और ये जो चैम्बर बना जिसको हम लोग बोलते हैं JGA, यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. तो किडनी के पार्ट में JGA जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. अब ये जो पार्ट है वो एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं इरिथ्रोपोएटिन, और इस इरिथ्रोपोएटिन का मेन फंक्शन होता है, देखो इरिथ्रो से याद रखना कि इरिथ्रोसाइट या फिर जो हम लोग बोलते हैं RBC उसको बनाने का फंक्शन होता है. यानी बनते रियल में हमारे बोन मैरो में से, बट उनको अलर्ट कहाँ से मिलने वाला है, तो यहाँ पे किडनी के थ्रू. अब इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग एक प्रोसेस के रिस्पॉन्सिबल है, एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं इसको. क्या बोलेंगे इसको, एरिथ्रोपोएसिस. तो इतनी कंडीशन आपको सेकंड कैटेगरी में याद रखनी है फॉर द किडनी में. अब बात करते हैं हम लोग थर्ड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में. अब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वर्ड यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे ज़्यादातर हार्मोन्स की जो बात आती है वो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में ही है. तो स्टमक और इंटेस्टाइन का जितना भी पोर्शन है जहाँ से भी हार्मोन सिक्रेशन की बात होती है उसी की हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो उसमें से हमें फर्स्ट एग्जांपल मिलता है गैस्ट्रिन. हाँ, बट एक चीज़ याद रखना कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के सारे जो हार्मोन है वो पेप्टाइड नेचर के होते हैं. कौन सा नेचर के होते हैं, पेप्टाइड के. तो गैस्ट्रिन की बात करें तो गैस्ट्रिन कहाँ पे फंक्शन करता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे. अब हमें ये पता होना चाहिए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे है, तो स्टमक में आएगा. अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड उसमें से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है, और इस गैस्ट्रिक जूस में से हमें पता है इनएक्टिव पेप्सिनोजन बनता है और डाइल्यूट HCl बनता है. और ये डाइल्यूट HCl क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करने का काम करेगा, माइक्रोब्स को किल करने का काम करेगा. इनएक्टिव पेप्सिनोजन क्या करेगा, जब एक्टिव होगा तो वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है. बट अकॉर्डिंग टू चैप्टर 16 यहाँ पे सिर्फ बात क्या करनी, ये लोग काम गैस्ट्रिन का होता है.
नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड ऐसा, आगे जाओगे तो सिक्रेटिन आता है। सिक्रेटिन कहाँ पे वर्क करता है? तो पेंक्रियास पे वर्क करेगा, और पेंक्रियास के भी वो एक्सोक्राइन पार्ट पे काम करता है, क्योंकि एंडोक्राइन तो हमें पता है ना वो कौन सा काम करने वाला है? हार्मोनल सिक्रेशन। और यहाँ पे पेंक्रियास में जो एक्सोक्राइन है वो क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करने का। तो ये एक्सोक्राइन पे काम करता है और वहां से वो बाइकार्बोनेट और वाटर का सिक्रेशन करवाएगा, राइट। अब बाइकार्बोनेट और वाटर का सिक्रेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है वो हमें पता है कि जो हमारा काइम था ना, डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्टमक, उसके एसिडिक नेचर को रिड्यूस करने का फंक्शन कौन करता है? ये सिक्रेट है। दूसरा एक ऐसा ही सेम टू सेम हार्मोन था सीसीके, नाम सुना है? कोलिसिस्टोकाइनिन। अब कोलिसिस्टोकाइनिन काम करता है दोनों हमारे एसेसरी ग्लैंड पे, यानी कि पेंक्रियाज और लीवर पे काम करेगा। लीवर में से वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बाइल जूस, और अगर पेंक्रियास की बात करें तो वहां से रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पेंक्रियाटिक जूस, ओके। बट अगर बात करें यहाँ पे तो पेंक्रियाटिक जूस या बाइल जूस दोनों को हम लोग पॉर करते हैं इन द ड्यूडेनम। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात कि इधर वो सिक्रेटिन की बात हो या सीसीके की बात हो, तो दोनों सिक्रेट भी कहाँ कौन करता है? तो ड्यूडेनम की वॉल ही करती है। तो इनके थ्रू ये फंक्शन होता है। चलो ये हो गया। अब इनके फंक्शन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, इसका रीज़न सबसे बड़ा है कि हमने ये सब कुछ 16 चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में गए थे। अब लास्ट एक बात करते हैं GIP, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड, यानी कि गैस्ट्रिन का ऑपोजिट हम बोल सकते हैं। इसका एक दूसरा नाम है एंटेरोगैस्ट्रिन, ओके। अब एंटेरोगैस्ट्रिन का काम क्या है? तो जो हमारा स्टमक सिक्रेट कर रहा था ना गैस्ट्रिक जूस, उसको रिड्यूस करने का, यानी कि इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। चलो क्लियर यहाँ तक का? तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी GIP और सीसीके, सिक्रेटिन और गैस्ट्रिन के बारे में। अब हमें सीखना है यहाँ पे क्या कि हमारा ये जो हार्मोन है वो वर्क कैसे करेगा। सो मैकेनिज्म फॉर द हार्मोन एक्शन। चलो मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट होते हैं, वो कभी भी किसी भी डक्ट में एंटर नहीं होते, इसलिए हम लोग उसको बोलते थे डक्टलेस सिस्टम। तो ये हार्मोन हमारे पोर होंगे किसमें? आइदर वो ब्लड में या फिर वो लिम्फ में ऐड होते हैं, बट उसके बाद वो पहुंचते कहाँ पे है? तो टारगेट सेल तक। अब टारगेट सेल पे जाएंगे तो टारगेट सेल के पास एक होता है स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन। अब इसी के अकॉर्डिंग टू, यानी कि ये जो रिसेप्टर प्रोटीन है ना, उसके अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे मैकेनिज्म क्लियर करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं। कुछ ऐसे हैं विच आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, यानी आपको कहाँ पे मिल रहे हैं? बाउंड्री पे मिल रहे हैं। अगर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में मिल रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और कुछ ऐसे हैं जो आपको सेल के साइटोप्लाज्म में मिल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। चलो ये दो कंडीशन क्लियर होगी यहाँ पे। तो अब ये फंक्शन कैसे करने वाले हैं तो समझ लेते हैं कि ये सेल वॉल वाले हैं या सेल मेम्ब्रेन वाले वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, और ये साइटोप्लाज्मिक वाले वो आपको सेल में अंदर कहीं पे भी मिल सकते हैं। तो जो भी हमारा हार्मोन है वो पहले तो किसके साथ बाइंड होगा? तो टारगेट सेल के रिसेप्टर, यानी कि यहाँ पे याद रखना कि ये रिसेप्टर कहाँ पे है? टारगेट सेल। हार्मोन कहाँ से आया है? ग्लैंड में से। अब वो ज्वाइन होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो। ओके, बट ये कहाँ पे हुआ? अब सभी कुछ टारगेट सेल में हुआ। अब उसकी वजह से क्या होगा कि उस टारगेट सेल में थोड़े बहुत बायोकेमिकल चेंजेस हो गए, और जो भी बायोकेमिकल चेंजेस हो गए इट विल बी कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल एक्शन, यानी कि उस ऑर्गन या उस टारगेट सेल से जो कुछ भी काम हो रहा था ना वो कंट्रोल हो जाएगा। सो कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ओके, बट एक चीज़ याद रखना कि ये जो भी रिसेप्टर होते हैं वो हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। सो द हार्मोन कंटेन द
स्पेसिफिक, यानी कि जो हर एक टारगेट सेल के पास स्पेसिफिक क्या होता है, रिसेप्टर होता है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। समझ में आएगा यहाँ तक का। अब बात करते हैं उनके जो हार्मोन का केमिकल नेचर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग उसका थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं। तो थोड़ा ऐसे बनाएंगे यहाँ पे, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। चलो यहाँ पे डिवीजन करें तो हमारे पास 4 पार्ट्स हो जाते हैं। फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो पेप्टाइड का है, यानी कि प्रोटीन रिलेटेड हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे प्रोटीन, या फिर जिनका भी पॉलीपेप्टाइड नेचर है, या फिर जिनका भी प्रोटीनिक नेचर है। इन शॉर्ट बोलो तो जितने भी प्रोटियोलाइटिक कैटेगरी में आते हैं ना, उन सब के लिए ये वर्क होगा। दूसरी कैटेगरी हम लोग यहाँ पे स्टेरॉइड बनाएंगे। यहाँ पे आता है आयोडोथायरोनिन्स, और लास्ट में आता है डेरिवेटिव्स ऑफ द एमिनो एसिड। पहले ये क्लियर कर लेते हैं, सबसे इजीएस्ट डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड में क्या आएगा, तो एपिनेफ्राइन आता है, जिसको आप एड्रेनालिन भी बोलते हो। तो ये कंडीशन आएगी। अगर एपिनेफ्राइन आता है तो नॉर एपिनेफ्राइन भी ऐड कर दो उसमें। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब एपिनेफ्राइन नॉर एपिनेफ्राइन आ सकता है तो ये आपका पार्ट हुआ कौन सा, एड्रिनल मेडुला। कौन सा हुआ, एड्रिनल मेडुला। चलो सेकंड कैटेगरी की बात करें, आयोडोथायरोनिन से नाम से पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से आएंगे, तो थायराइड हार्मोन्स आएंगे। अब थायराइड हार्मोन पे कौन आता है तो आगे की वीडियो में पता चल जाएगा, T3, T4 और TCT, ट्राईआयोडोथायरोनिन, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये 3 कैटेगरी आएगी। स्टेरॉइड की बात करें तो स्टेरॉइड में कौन सा एग्जांपल आते हैं, तो कॉर्टिसोल आता है, दूसरा आता है एल्डोस्टेरॉन आएगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये सारी कैटेगरी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे हार्मोन तो आपको मिलते हैं कहाँ से, तो एड्रिनल में। बट वो एड्रिनल का कौन सा पोर्शन होता है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, जहाँ पे हम लोग बोलते थे ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, तो ये उसी की एग्जांपल है। तो आपको यहाँ पे वो कंसिडर करने पड़ेंगे। पेप्टाइड की बात करें, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन की बात करें तो इन सबको छोड़ दो, बाकी सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन आएगा, तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी, और हाइपोथैलेमिक। तो ये सारे हार्मोन आपको यहाँ पे, मतलब कि नेचर की बात करो तो पेप्टाइड या प्रोटीयोलाइटिक कैटेगरी में आ जाते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पेज होगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो उससे आगे बात करें तो अब मैकेनिज्म की, तो पेप्टाइड मैकेनिज्म हम पहले क्लियर कर लेते हैं। चलो पेप्टाइड मैकेनिज्म की बात करें तो जो भी आपका हार्मोन होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ बाउंड होता है। उसके साथ क्या करेगा, वो बाउंड करेगा, बट नेवर एंटर टू द सेल। ये एक स्पेसिफिक होगा। और उसके बाद आपका ये जो मैसेज है वो सेकेंडरी मैसेंजर उसको अपटेक कर लेते हैं। और सेकेंडरी मैसेंजर में कौन कौन आता है, तो साइक्लिक EMP आता है, IP3 आता है और Ca+2 आता है। Ca+2 तो पता चल जाएगा कैल्शियम है भाई, बट CAMP मतलब कौन होता है, तो साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ओके। अब कंडीशन क्या होता है कि जब ये मैसेज आपका सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू जब न्यूक्लियस या सेल तक पहुंचता है, सो इट विल बी कंट्रोल द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। और उसके थ्रू ये क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाएगा। कंडीशन क्लियर यहाँ तक की। अब बात करते हैं अगर उसके फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनका स्ट्रक्चर की बात करें तो वो किस टाइप का दिखता है आपको, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लेते हैं, ये ओवरी वॉल है, मेम्ब्रेन की बात करें। अब ओवरी वॉल है तो इसके पास प्रोटीनिक है, तो यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर मिलता है।
अब क्या हो रहा है कि यहाँ से सारा ब्लड का तो फ्लो जा रहा है, बट इस ब्लड के फ्लो में से हम लोग एक हार्मोन सेलेक्ट करते हैं FSH, और वो FSH आपका यहाँ पे बाउंड हो जाता है, यानी कि हार्मोन यहाँ पे अटैच हुआ। अब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ कौन अटैच हुआ? हार्मोन, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स 1 बना। अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और वो बनाता है रिस्पॉन्स नंबर 1। अब रिस्पॉन्स 1 के बाद आपका हार्मोन एंटर नहीं हो सकता, तो फिर उसने क्या किया, यहाँ से सेकेंडरी मैसेंजर को यूज करना पड़ेगा। अब सेकेंडरी मैसेंजर की बात करें तो हमारे पास कौन आता है? CAMP आता है, IP3 आता है, CA+2 आता है, तो उसकी वजह से आपको बनता है रिस्पॉन्स नंबर 2। और जैसे ही रिस्पॉन्स 2 आएगा, इट विल बी डूइंग द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और जैसे ही ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, ओवरी डेवलपमेंट या ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी उसके हार्मोन के मैकेनिज्म पे। आइडिया क्लियर होगा यहाँ तक का? तो ये हुआ आपका पेप्टाइड मैकेनिज्म। अब बात करते हैं लास्ट में हम स्टेरॉइड मैकेनिज्म के बारे में। सबसे इजीएस्ट बोल सकता हूं स्टेरॉइड मैकेनिज्म। तो जो भी आपका हार्मोन है वो सेल्यूलर रिसेप्टर के साथ ज्वाइंट होगा, और इट विल बी कंट्रोल एट अ जेनेटिक लेवल, क्योंकि ये डायरेक्टली सेल के अंदर जा सकता है, तो ये जेनेटिक लेवल पे आपको वहां पे कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है। तो हार्मोन जो भी है वो पहले कहां पे एंटर होगा? टारगेट सेल में। टारगेट सेल के बाद वो आउटर सेलुलर जो प्रोटीन होता है उसके साथ वो बाइंड होगा। उसके बाद वो पहुंचेगा कहां पे? तो साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म के बाद वो पहुंचेगा कहाँ तक? तो न्यूक्लियस तक पहुंचेगा। न्यूक्लियस में वो कहाँ पे वर्क करेगा? तो डीएनए पे वर्क करेगा। डीएनए पे वर्क करेगा तो वो सिंथेसिस करेगा एमआरएनए का, और एमआरएनए का सिंथेसिस होता है तो वो जाएगा फिर वापस साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वो पहुंचेगा कहाँ पे? रिबोसोम, और रिबोसोम वहाँ पे प्रोसेस करता है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में होगा क्या कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी वो एमआरएनए में थी, वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? तो एमिनो एसिड में, और उस एमिनो एसिड के थ्रू क्या जनरेट होगा? प्रोटीन जनरेट होता है। समझ में आएगा यहाँ पे? तो वापस एक बार बोलता हूँ, पहले आपका सेल में एंटर होगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से लेके वो डीएनए तक पहुँच जाता है, और डीएनए को बोलेगा कि भाई तू मुझे एमआरएनए यानी कि इंफॉर्मेशन दे, वो एमआरएनए बनाएगा, और उसके बाद वो ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू आपको प्रोटीन बना के दे सकता है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग क्लियर कर सकते हैं। यूटेराइन वॉल ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब यूटेराइन वॉल यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास हार्मोन है एस्ट्रोजन, और वो कभी भी इस बाउंड्री पे अटैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेल्यूलर भी है, तो रिसेप्टर डायरेक्टली एंटर हो जाएगा यहाँ पे कहाँ तक? तो अप टू न्यूक्लियस। चलो जैसे ही न्यूक्लियस में पहुँच गया तो न्यूक्लियस में वो क्या करेगा? तो यहाँ पे जो सेल्यूलर रिसेप्टर है उसके साथ वो पहले एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पे कंडीशन याद रखना, ये क्या बना? तो हार्मोन प्लस सेल्यूलर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ओके, चलो ये कंडीशन हो गई, और ये इंफॉर्मेशन आपके मिलती है किसको? तो डीएनए को। और जैसे ही डीएनए को इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये डीएनए उसमें से प्रोड्यूस करेगा क्या? तो एमआरएनए। एमआरएनए क्या प्रोड्यूस करेगा? तो एमिनो एसिड, और उस एमिनो एसिड में से क्या बनता है? तो प्रोटीन, और प्रोटीन उसके बाद डिपेंड करता है वो कौन से सेल पे काम कर रहा है, कौन से ऑर्गन के थ्रू उसको फंक्शन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग टू वो एंजाइम्स और हार्मोन्स का भी सिंथेसिस कर सकता है। समझ में आएगा यहाँ तक का? तो इतनी डिस्कशन इसमें रहेगी, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच।